रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, एक नई बहस छिड़ गई है, एक नई डिबेट शुरू हो गई है जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। जैसा कि आपको पता है कि माइक हैसन और आकिब जावेद ने टीम अनाउंस की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ क्वेश्चन आंसर भी हुए जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी नज़र में कोई उनकी इतनी ख़ास वैल्यू नहीं थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि या तो सहाफ़ियों को कहा जाता है कि आपने एक एक या दो से ज़्यादा सवाल नहीं करना, और मुझे ये भी लगता है कि ये शायद स्क्रिप्ट होता है कि आपने ये सवाल करना है और ये सवाल नहीं करना। और मुझे ये भी लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सहाफ़ी, जितने भी सहाफ़ी हैं जो किसी भी चैनल से आकर कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे होते हैं, वो पहले पीसीबी के जो उनका नुमाइंदा है उसको वो अपने सारे क्वेश्चन चेक करवाते होंगे, दिखाते होंगे कि जी ये देखें, हम ये सवाल कर सकते हैं, हम ये सवाल कर सकते हैं। मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है? क्या ऐसा ही है? क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो सवालात थे, फिर सवालात के बाद जो जवाबात थे, वो सारे के सारे मेरी समझ से तो बालातर हैं, मेरी समझ से तो बाहर हैं। अगर आप में से किसी दोस्त को उनमें से कुछ सवाल समझ आए हैं, उनके जवाब अगर सही तरह से आकिब जावेद और माइक हैसन ने दिए हैं, तो वो मुझे भी ज़रा समझा दीजिएगा कि लॉजिकली उनकी क्या हैसियत बनती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सोशल मीडिया और हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं या हमारे जितने भी दोस्त हैं जो कि यूट्यूबर हैं, वो उनमें एक डिवाइड नज़र आती है। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया और ख़ास तौर पे बाबर और रिजवान का नाम उसमें नहीं था, तो एक लॉबी जो है वो चल पड़ी कि बहुत अच्छा किया, नहीं होना चाहिए था। पूरी उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बड़ी तैयारी के साथ पिछले 3-4 साल के, जिसमें वो बाबर और रिजवान फ्लॉप रहे हैं, उनके सारे अदादो शुमार बाबर और रिजवान की 21 से लेकर 22, 23, 24 और 25 की सारी कारकर्दगी, जिसमें बाबर और रिजवान की ओडीआई की सारी कारकर्दगी, जिसमें बाबर और रिजवान की T20 की सारी कारकर्दगी, और जिसमें बाबर और रिजवान की टेस्ट की भी कारकर्दगी कहीं ना कहीं उसका जिक्र किया गया है। ख़ास तौर पे बाबर और रिजवान की एवरेज के हवाले से, और साथ साथ बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट को लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। ऐसे लगता है कि जैसे एक पूरी मुहिम जो है वो उनके ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। ऐसे लगता है कि जैसे किरदार कुशी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि लगता है। उसकी वजह ये है कि अगर दूसरी तरफ हमारे दोस्तों को देखा जाए, चेक किया जाए, तो वो ये कहते हैं कि बाबर आज़म और रिजवान को निकालकर आपने बहुत गलत फ़ैसला किया। क्यों गलत फ़ैसला किया? देखें, सवाल ये पैदा होता है कि वो एक लॉबी ये कह रही है कि जी बाबर और रिजवान को निकाल के आपने बहुत अच्छा किया है, और दूसरी लॉबी ये कह रही है कि बाबर और रिजवान को आपने बहुत बुरा किया है। अब जो साबित करने वाले हैं, उन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश की कि बाबर और रिजवान को आपने सही निकाला, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है एवर, मतलब 5-6 साल या आप जब से वो T20 खेल रहे हैं, एवर 130 से ऊपर नहीं गया, माँ सिवाय चंद मैचेस के। और रिजवान तो खैर उससे भी नीचे है। ये दी T20 की जो है वो आपने लॉजिक। उसके बाद ओडीआई की, अच्छा इसमें T20 पे ही थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। उनका ये मानना है कि अगर T20 टूर्नामेंट कोई होता है, मतलब 3-4 कंट्री उसमें खेल रहे हो, तो फिर इनकी एवरेज 40, 45, 50 हो जाती है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 115, 120, 125 मैक्सिमम। और अगर बाइलैटरल सीरीज़ हो, मतलब एक ही मुल्क के साथ आपके 5 T20 हो, 3-5 ODI हो, कुछ टेस्ट भी हो, तो फिर इन्हीं प्लेयर की
इन्हीं दोनों प्लेयर्स की जो एवरेज है वो भी आपको बेहतर नज़र आएगी, और साथ ही ख़ास तौर पे जिसका आजकल चर्चा किया जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानी लेकर इस वक्त पूरा पाकिस्तान चला हुआ है कि आखिर बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट कब दुनिया के उस स्ट्राइक रेट को compete करेगा जिसकी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है, उसका फुकदान नज़र आ रहा है। उस पर बड़ी ज़्यादा बहस की जा रही है जी। ये तो 4-5 साल इनकी जो फ्लॉप क्रिकेट थी उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना वो डाउनफॉल शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जो है हमारे दोस्त, उनका ये मानना है कि जी सलमान अली आगा की जो एवरेज है क्या वो बाबर की एवरेज से अच्छी है, जो कि फ़खरिया पेशकश है पीसीबी की। मतलब मैं कोई सलमान अली आगा के ख़िलाफ़ इस वक्त नहीं बैठा हुआ, ना मैं बाबर की कोई फेवर में बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ एक ट्रू सच्चा पाकिस्तानी और ट्रू फैन ऑफ क्रिकेट, जस्ट लव क्रिकेट विद लव। मतलब मुझे वो बंदा अच्छा लगेगा जो कि दौरे हाजिर के अंदर अच्छी क्रिकेट खेलेगा। मेरा ये भी मानना है, कुछ लोग कहते हैं जी बाबर पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन है, मेरी नज़र में क्रॉस है, मेरी नज़र में इंजमाम सबसे बड़ा बैट्समैन है। बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, बॉलर वसीम अकरम है, उस पर तो कोई शुबह ही नहीं होना चाहिए किसी को। हम बात कर रहे थे कि क्या सलमान अली आगा की स्ट्राइक रेट बाबर से ज़्यादा है, क्या सलमान अली आगा का एवरेज बाबर रिजवान से ज़्यादा है, क्या सलमान अली आगा की T20 की परफॉर्मेंस और ODI की परफॉर्मेंस बाबर और रिजवान की ODI और T20 की परफॉर्मेंस से, बाबर और रिजवान के ODI की एवरेज से, बाबर और रिजवान के ODI T20 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा है तो आपने उसे कप्तान सही बनाया, वरना बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। ये मैं समझता हूँ कि उनका सही सवाल है। उसके अलावा अगर आप बात कर लें फ़खर ज़मान एक ऐसा प्लेयर है जिसके ख़िलाफ़ कभी भी आज तक किसी लॉबी को हमने नहीं देखा, ना ही हमने ये देखा कि शायकीन जो है वो फ़खर ज़मान को खेलते हुए देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ODI के अंदर। फ़खर ज़मान का चले हम इसमें ज़िक्र नहीं करते, आप उसके अलावा साइम की बात कर लें। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि 25 से 30 मैचेस के अंदर साइम अयूब को चांस दिया गया है, तब जाके वो चंद मैचेस के अंदर उसने परफॉर्म किया था। फिर अगर आप उसके अलावा आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, कुछ भी नहीं करता फिर उसको लेके आ जाते हैं। क्या परफॉर्मेंस है अब्दुल्ला शफीक की। उसके अलावा अगर आप खुशदिल शाह की बात कर लें, क्या परफॉर्मेंस हो खुशदिल। फिर आप हसन अली, वो मुझे बताएं हसन अली ने क्या किया है। मोहम्मद वसीम जूनियर चलें अच्छा है, उसे लेकर आए हैं, उसे चांस देना चाहिए। सबसे बड़ा सवालिया निशान जो मेरा आज मैं जो पूछना चाहता हूँ पीसीबी के ओहदेदारान से बड़ी इज्जत के साथ, कि क्या बाबर और रिजवान जितने ज़िम्मेदार हैं 2021 के सेमीफाइनल, 2022 का फ़ाइनल, 2023 का एशिया कप में ज़िल्लत इबरतनाक शिकस्त, 2023 में ODI में ज़िल्लत इबरतनाक शिकस्त, 2024 अमेरिका इंडिया के साथ ज़िल्लतनाक इबरतनाक शिकस्त, 2025 में चैम्पियन ट्रॉफ़ी में अपने ही मुल्क में इबरतनाक ज़िल्लतनाक शिकस्त का ज़िम्मेदार बाबर आज़म और रिजवान ही हैं। क्या शाहीन उसका ज़िम्मेदार नहीं है? मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए। क्या शाहीन की उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है जितनी बाबर और रिजवान की बैटिंग के अंदर ज़िम्मेदारी है? क्या शाहीन की बॉलिंग के अंदर उतनी ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जितने मौके बाबर और रिजवान को दिए गए हैं, मेरे ख्याल में उतने ही या उससे ज़्यादा मौके शाहीन को दिए जा चुके हैं। और अभी भी शाहीन जो है ना वो क्रिकेट टीम का हिस्सा है। वाई, क्यों शाहीन जो है वो क्रिकेट टीम का हिस्सा? मुझे बताएं कि क्या वेस्ट इंडीज़ के अंदर शाहीन ने सही परफॉर्म किया? क्या वेस्ट इंडीज़ के अंदर शाहीन की वजह से हमने कामयाबियां समेटी हैं? क्या शाहीन की वजह से वेस्ट इंडीज़ के अंदर हमें कोई इज्जत या हौसला अफजाई हमारी हुई है? उसके अलावा छोड़ दें जी आप वेस्ट इंडीज़ को, बांग्लादेश ने आपका क्या हाल किया है मुझे बताएं ना ज़रा। तो आखिर आपके जहन के अंदर एक नाम नहीं आएगा कि कौन है इसके पीछे और क्यों शाहीन को बार बार चांस मिल रहा है? ये मेरा जो है ना वो आज का सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ कि क्यों शाहीन को टीम का हिस्सा बनाया गया है, जो कि अगर 4 ओवर की क्रिकेट में 135 नहीं टपता, 2 ओवर 130, 32, 33 के करता है, बाकी 2 ओवर 127, 28, 29, 30 के करता है। क्या ये आपका
लीडिंग विकेट टेकिंग बॉलर बन सकता है? बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़े जा रहा हूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।